बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश पे जो कुछ घट रहा है, वो बयानों के ज़रिए जब नेताओं के सामने आता है और वो हलचल तब पैदा हो करता है, जब जिस राजनीतिक पार्टी के नेता पर बयान आए, उसी राजनीतिक दल के भीतर से इतने तीखे बयान आने लगते हैं कि पार्टी कुछ असहज हो जाती है कि इस पर प्रतिक्रिया कैसे दें। बीजेपी के भीतर किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई बयान दे, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां या सरकार की नीतियों पर कोई सवाल खड़े कर सके। ये विपक्ष कर रहा है, लेकिन भीतर से आवाज ऐसी आने लगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये काम सुब्रमण्यम स्वामी बड़ी आसानी से कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को भी कुछ भी शब्द अपने ट्विटर वॉल पर लिख सकते हैं, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को कुछ भी लिख सकते हैं। और आजकल तो वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, जो एस जयशंकर अमेरिका में है और न्योता नहीं मिला है, इस खबर को लेकर वो लगातार बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री को अ, मतलब जिन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेता भी नहीं कर रहे हैं, उन शब्दों के इस्तेमाल से वो नवाज रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या क्या चल रहा है, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक के साथ। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, ये हो क्या रहा है बीजेपी के भीतर? सुब्रमण्यम स्वामी की बात क्या बीजेपी के तक नहीं पहुंच रही है? प्रधानमंत्री क्या उनकी ट्विटर वॉल को नहीं देखते हैं या उनकी बातों को उन तक पीएमओ का कोई अधिकारी पहुंचा नहीं रहा है? विदेश मंत्री के इस तरह से मीम बनाकर वो ट्विटर पर एक तरह से बारिश कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं कि देखिए, न्योता नहीं मिला है तो व्हाइट हाउस के गेट पर पहुंच गए एस जयशंकर, एक न्योते का इंतजार है। वेटर तक कह दिया एस जयशंकर। ये किस तरह से बीजेपी अप्रोच करेगी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ, या सुब्रमण्यम स्वामी को किस तरह का बैकअप है बीजेपी के भीतर या आरएसएस से कि वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो चाहे वो कहें? और ये कितना बड़ा हमला है, इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, क्या इसलिए बीजेपी हल्के में ले रही है, या वो फोकस नहीं करना चाहती सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ कि अगर कर दिया फोकस तो ये मामला और बड़ा हो जाएगा? देखिए, बीजेपी अब तक कोशिश तो यही करती रही है कि प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को अनसुना अनदेखा करती रहे, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। प्रोफेसर स्वामी जो कुछ बोलते हैं उसे बाकी देश और दुनिया तो देख और सुन रही है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रोफेसर स्वामी के मोदी पर लगाए गए आरोपों से वाकिफ नहीं है आज की तारीख में? चाहे उनके निजी जिंदगी को लेकर किए गए बयानबाजी हो, टीका टिप्पणी हो, या विदेश नीति के मामले में, या अर्थनीति के मामले में। एक और बयान अभी दिया है प्रोफेसर स्वामी ने चंद दिनों तक कि मेरी जानकारी में डॉक्टर मनमोहन सिंह तो डॉक्टरेट से, पीएचडी से, लेकिन नरेंद्र मोदी अपढ़ हैं। उन्होंने कहा है कि कहा जाता है बीए हैं, एमबीए हैं, बीए हैं और एमए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे एक भी दर्जा पास है। ये प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द। अब आप आइए विदेश नीति के मोर्चे पर। आप प्रोफेसर स्वामी के आरोपों को सिर्फ ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि वे तो ऐसी बयानबाजी करते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हार्वर्ड में प्रोफेसर रहे हैं, देश दुनिया देखी है, घूमी है, अच्छे खासे विद्वान व्यक्ति हैं। जब वे ये आरोप लगाए कि भारत के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में न्योता नहीं दे रहा और उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर चिरौरी करने गए हैं, विनती करने गए हैं कि साहब एक कार्ड दे दीजिए, एक न्योता हमारे मालिक के लिए, हमारे साहब के लिए दे दीजिए, ताकि इस शपथ समारोह में वे आ सकें। साथ साथ वे जिस तरह के मीम बना रहे हैं, वेटर कह रहे हैं, देश के विदेश मंत्री को वेटर कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। लेकिन ये नौबत आई क्यों है, अब इसकी पड़ताल कर लीजिए। ये नौबत इसलिए आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पिछले 10-11 सालों में, तो 11वां साल लग चुका है, विदेश नीति को बच्चों का खिलौना बना रखा, बच्चों का खेल बना रखा। विदेश नीति को लेकर इस तरह के खिलवाड़ हुए हैं जो किसी संप्रभु राष्ट्र में नहीं होते, राष्ट्र की तरफ से नहीं होते। जैसे नरेंद्र मोदी ने पिछले से पिछले चुनाव में, अभी इस बार से पहले चुनाव में, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, तब वहां बाकायदा अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुए।
डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह खैर मकदम हुआ हिंदुस्तान में, वो भी पूरी दुनिया ने देखा था। किसी देश की विदेश नीति इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप दूसरे देश के चुनाव में किसी एक व्यक्ति के पक्ष में वोट डालने जैसी बात करें। अब की बार ट्रंप सरकार जैसा नारा लगाए, दुनिया के राजनयिक इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। किसी छोटे से छोटे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश के चुनाव में इस तरह हस्तक्षेप नहीं करता। इसके बावजूद ट्रंप चुनाव हार गए, फिर जो बाइडेन बन गए। कुछ समय पहले क्वाड की बैठक में गए थे नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने कह दिया, मेरे दोस्त दिल्ली से आया, मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो, मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी आने वाला है, मेरी उससे मुलाकात होगी। लेकिन बाइडेन के डर के मारे मोदी जी नहीं मिले, क्योंकि स्वाभाविक बात है, आप जिसके पक्ष में पहले इतना ज्यादा बोल चुके हो और आपने सारी सीमाएं पार कर दी हो, तो उसके बाद आपको ये एहतियात बरतनी पड़ रही है। जबकि कोई बुरी बात नहीं है, अगर ट्रंप से मिलते भी तो इसमें अनुचित नहीं होता। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति से भारत का प्रधानमंत्री मिले, इसमें कोई नीतिगत गड़बड़ी नहीं। भारत में इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, दुनिया भर के राजनेता उनसे मिलने आते हैं। जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने आते थे। जब ये दोनों लोग किसी पद पर नहीं थे, तब भी विदेशों से आने वाले बड़े बड़े देशों के मुखिया उनसे मिलते थे। लेकिन आपने पहले ऐसी गलतियां कर ली हैं कि उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ चीन है, जिसके राष्ट्रपति ने न्योता ठुकरा दिया, थैंक यू वेरी मच, हम नहीं आ पाएंगे आपके समारोह। दूसरी तरफ हम एक अदद न्योते के लिए गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं। थोड़ा देशी मुहावरे में कहा जाए तो हा हा खा रहे हैं, माले के कार्ड दे दो। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ये देश के सम्मान के खिलाफ। नहीं बुलाया जा रहा, ना बुलाएं, नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं, ये अपमानजनक बात। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का खामियाजा हम अपने पड़ोस से लेकर दुनिया भर में भुगत रहे हैं। आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड क्या है। भारत सरकार का स्टैंड है फिलिस्तीन का साथ देना। खुद प्रधानमंत्री महमूद अब्बास से मिलते हैं न्यूयॉर्क में, उनसे कहते हैं हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं। फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान ग्रहण करने जाते हैं मोदी जी, और उनकी पूरी आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री सब दिन रात फिलिस्तीन को कोस कर इजराइल के साथ खड़े। ये विदेश नीति के मोर्चे पर बिल्ली कुत्ते का खेल नहीं है, सांप नेवले का खेल नहीं है कि उसे तमाशा बना दें आप। तो ये राजनय, जिसे डिप्लोमेसी कहते हैं, उसमें भारत की विफलता है कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के लिए एक इनविटेशन कार्ड के लिए कवायद करनी पड़ गई। राकेश जी, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी का कद है, उनके ट्वीट्स हैं, इंटरनेशनली उन्हें लोग पढ़ते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। जब वो ट्वीट कर रहे हैं और जब सवाल खड़े कर रहे हैं, विदेश मंत्री को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुनिया भर में भारत की जो छवि है वो किस तरह की बन रही है, और क्या ये सही मौका नहीं था कि विदेश मंत्रालय कम से कम इन तमाम चीजों का पर एक कम से कम ब्रीफिंग देता, ये स्टेटमेंट जारी करता कि भाई ये गलत जानकारी है, भ्रामक जानकारी है कि विदेश मंत्री गए हैं किसी न्योते को लेकर, वो फला काम के लिए गए हैं और न्योतों के लेकर स्थिति ये है और ये नहीं है। ये आपको स्पष्ट करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट पे, जवाहर सरकार का एक ट्वीट है, उस पर लिखते हैं जिसपे एस जयशंकर किसी कार्ड को लेकर खड़े, ये एक तरह से मुझे लग रहा है कि एडिट करके बनाया गया कोई फोटो है, लेकिन उस पर लिख रहे हैं कि भारत माता शेम्ड इंटरनेशनली। ऐसे शब्द कोई विपक्ष का नेता कह के तो दिखाए, उसे देशद्रोही साबित कर देगी बीजेपी 2 मिनट में और कह देगी कि ये देखिए फेक फोटो है। आप इस फोटो को लेकर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है पूरी सरकार, ये कह दे कि ये आप एक विदेश मंत्री के फोटो को मॉर्फ करके आप चला रहे हैं, ना पीआईबी का वो फैक्ट चेक यूनिट इसको गलत बता रहा है। दरअसल सरकार के भीतर सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर असहज स्थिति क्यों बनती है? ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है शायद कि सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरित्र हत्या से लेकर
उनकी आर्थिक नीतियों, विदेश नीतियों, राजनीति, सांप्रदायिकता, कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। लेकिन न जाने क्या बात है कि मोदी की ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, कोई उनके पीछे नहीं दौड़ाया जाता, किसी को छू नहीं किया गया। ये जो मीम्स बना के डाल रहे प्रोफेसर स्वामी, उसमें एक ने आपने वो भी देखा होगा, व्हाइट हाउस के सामने प्ला जी, जी, कार्ड हाथ में लिए हैं, उसमें लिखा है कि एक कार्ड की दरकार है, एक एक जी। आमंत्रण पत्र दे दीजिए बाबा। ये सब फोटोशॉप से बनाए हुए हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या है। वीकली ब्रीफिंग होती है, उस सप्ताह में जो कुछ विदेश नीति के मोर्चे पर हुआ हो, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता या विदेश सचिव जब जरूरत हो, अन्यथा प्रवक्ता देश को पत्रकारों के जरिए बताता है कि इस मुद्दे पर सरकार का ये स्टैंड है, मालदीव के साथ ये बातचीत हुई थी, उसमें ऐसा छपा था, वो गलत था, ऐसा ऐसा हुआ है। तो एक वीकली ब्रीफिंग में पिछले 7 दिन में, अगर वीकली नहीं थी तो आपात एक ब्रीफिंग बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह सकते थे कि देश के गृह मंत्री इस काम के लिए नहीं गए, वे किसी और काम से गए हैं, विदेश नीति का कोई और विषय है, एक मीटिंग है, उनके साथ विपक्षी वार्ता है, कुछ भी और कह सकते थे। लेकिन आज तक भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी ने कोई खंडन नहीं किया। तो दो बिंदु हैं इसमें। एक तो प्रोफेसर स्वामी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती पार्टी उन्हें निष्कासित करने का नोटिस तक नहीं देती। आज भी प्रोफेसर स्वामी विधिवत बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर हैं, उसी के नेता कहलाते हैं, उसी के सांसद रहे हैं। तो एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई न कर पाना भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की किस विवशता का संकेत है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसी कौन सी नस दबा रखी है प्रोफेसर स्वामी ने, ऐसी कौन सी विशेष सामग्री उनके पास है कि सरकार इतनी सारी बदनामी के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। दूसरा, विदेश मंत्रालय की नाकामी। आपने सही कहा कि प्रोफेसर स्वामी के ट्वीट देखते नहीं होंगे। अरे प्रोफेसर स्वामी तो इंटरनेशनल स्तर पर पहचाने जाने वाले व्यक्ति हैं, उनको ट्विटर पर फॉलो करने वाले लोग हार्वर्ड के प्रोफेसर होंगे, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, दुनिया भर में न जाने कैसे इतने बड़े बड़े कैसे कैसे लोग होंगे जो प्रोफेसर स्वामी के ट्वीट्स देखते होंगे। कितने लोग उसे रिट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, क्या ये लोग प्रोफेसर स्वामी के उन ट्वीट्स को, उन इंटरव्यूज को नहीं देख रहे? अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, पता नहीं कुछ किसी लड़की को चेन से बांध कर रखा जाता था वगैरह वगैरह। हम उस तरह के निजी विषयों में कभी बात नहीं करते, ना करना चाहते। लेकिन उनकी पार्टी का नेता आरोप लगा रहा है, तो पार्टी और सरकार दोनों ही कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसका मतलब यह है कि वजह कोई बहुत बड़ी है। या तो प्रोफेसर स्वामी के पास इससे भी बड़े कुछ और राज है उनके पास। तो सरकार को डर है, पार्टी को डर है कि प्रोफेसर स्वामी किसी दिन वे राज पाश न कर, इसलिए राज को राज रहने दो, जाने महफिल में फिर क्या। जी सर। राकेश जी, एक बात जो अब निकल के आया, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बातचीत के दौरान ये भी कहा कि अब मैं नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम में जुट गया हूं। वो कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, इसमें काफी लोग मेरे साथ में हैं और हमने रणनीति बना ली है। वो कह रहे हैं हमने रणनीति बना ली है, बीजेपी को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि तीसरी बार अगर ये प्रधानमंत्री बने हैं तो कुर्सी छोड़नी चाहिए। वो अटल बिहारी वाजपेयी को रिकॉल करते हैं कि वो तीसरी बार जीते नहीं थे, इसलिए वो बने नहीं। अगर जीत जाते तो वो बनते नहीं, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी को समझने वाले उनके प्रचारक इस बात के लिए बाध्य हैं कि वो तीसरी बार कोई शख्स प्रधानमंत्री ना बने, 75 साल की उम्र का जो पैमाना है उसे तय किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी उस मुहिम को लड़ रहे हैं जिसकी लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन बना। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को सरकार से हटाना या उनकी नीतियों की आलोचना। सुब्रमण्यम स्वामी जब इन तमाम चीजों को कहते हैं या करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि आरएसएस की आइडियोलॉजी और आरएसएस का संगठन उनके साथ है, इसलिए वो ताकतवर अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूं उसकी राजनीतिक शाखा है बीजेपी,
बीजेपी खुद में कुछ नहीं है, तो क्या ये वहां से मजबूती आ रही है? क्योंकि जिस तरह से खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मजबूती वहीं से मिल रही है, तभी वो टिके हुए हैं, नहीं तो अब तक चेहरा बदल दिया जाता। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जरूर ताकत मिल रही होगी नागपुर से, लेकिन प्रोफेसर स्वामी को संघ का संरक्षण है ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। हो सकता है हो, लेकिन इसके कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह पाऊंगा। अब जहां तक सवाल ये है कि वे मोदी को हटाने के अभियान में लग गए हैं, 2025 में हटा लेंगे। उनका दावा है कि उनके साथ और भी लोग हैं। अकेले प्रोफेसर स्वामी कुछ नहीं कर सकते, वो अकेला चना है, भाड़ नहीं झोंकता है। मोदी को हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर उनका ये कहना सही हो कि उनके साथ और भी लोग हैं, और भी लोग में इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे होंगे, कर तो भीतर ठीक। के ही लोगों की कर रहे होंगे, लंका के विभीषणों की बात कर रहे होंगे ना। तो अगर ऐसे चंद विभीषण स्वामी जी के साथ हैं, तो नरेंद्र मोदी की राह कठिन होने वाली है अगले साल से, यानी 24 घंटे बाद नया साल लग जाए। तरीका ठीक। क्या होगा? देखिए, एनडीए गठबंधन ने प्रधानमंत्री चुना है। आप सीधे स्वामी जी तो हटा नहीं सकते। तो हटाने का क्या ठीक। तरीका हो सकता है? हटाने का एक तरीका ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, अपने गठबंधन के बहुमत से प्रधानमंत्री बन गया, गठबंधन की बैठक हो गई, लेकिन मूलतः वो जिस पार्टी से सांसद चुना गया है, उस पार्टी के संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों ने ठीक। औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं चुना है, लेकिन वे प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर बीजेपी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में या बीजेपी संसदीय दल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोदी खिलाफ बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, उनके नेतृत्व पर उंगली उठा सकते हैं, और वे सुब्रमण्यम स्वामी के संपर्क में है, तो कुछ हो सकता है, वरना और कोई तरीका नहीं है। किस आधार पर हटा गिरा देंगे सरकार को? या तो प्रोफेसर ठीक। स्वामी कहने से नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू सरकार से समर्थन वापस लें, तो ऐसे तो कोई आसार है नहीं। लेकिन ठीक। अगर प्रोफेसर स्वामी ऐसा कह रहे हैं, अपने लोगों के साथ के भरोसे में दावा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। बीजेपी के भीतर भी मोदी की रीति नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके एक तरफा तानाशाही पूर्ण रवैये को लेकर असंतोष तो है। जिनमें जरा भी स्वाभिमान होगा बाकी, वे मोदी की इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन जिस दिन 4 लोग भी खड़े हो गए, तो आप देखिए 4 ठीक। से 40 होने में देर नहीं। मोदी के खिलाफ आवाजें एक से अनेक हो जाएंगी। जी। ठीक। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलते हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये वक्त बताएगा कि न्योता मिलता है या नहीं मिलता, और 2025 में सुब्रमण्यम स्वामी किस हद तक अपने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल चर्चा लाजमी थी, क्योंकि मुद्दा उठा था, इसलिए हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया राकेश जी, एक बार फिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।